सो मशीन लर्निंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का पूरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं। और वैसे मोबाइल कंप्यूटिंग का जिस तरह से पेपर आया था हमें काफ़ी हिंट मिलने वाली थी, मगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। मतलब प्रीवियस ईयर से चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा डिले करा कि मन नहीं कर रहा था जब चीज़ें आ नहीं रही हैं। मगर हम होपफुल रहते हैं, जो गई बात वो रहने देते हैं और मशीन लर्निंग की प्रिपरेशन करते हैं। 2017, 18 और 20 के पेपर हम डिस्कस करेंगे। पहले 2017 का देख लेते हैं और एक एक करके चीज़ों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सारे देखते हैं। कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। व्हाट आर द की टास्क ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के क्या की टास्क है? पहला है डेटा प्री प्रोसेसिंग, और इसके अंदर क्या होता है? क्लीनिंग और प्रिपेयरिंग ऑफ डेटा फॉर एनालिसिस, है ना। तो प्री प्रोसेस करते हैं हम डेटा को, क्लीन और एनालाइज करते हैं। और इट इंक्लूड टास्क की मिसिंग डेटा को हैंडल करना, फीचर स्केलिंग करना, डेटा नॉर्मलाइजेशन करना। इसके बाद आता है फीचर सिलेक्शन एंड इंजीनियरिंग। तो पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं रिलेवेंट फीचर्स को जो हमें ज़रूरत है जिन फीचर्स की। फिर है मॉडल सिलेक्शन, फिर कोई मॉडल चुनेंगे, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, जो भी हमें मॉडल बेस्ट सूट करे हमारी प्रॉब्लम के लिए। फिर मॉडल को ट्रेन करना है। अब यूजिंग अ मॉडल हम अवेलेबल डेटा सेट पे यूज़ करेंगे, फीड करेंगे इन्फॉर्मेशन को और एडजस्ट करेंगे इंटरनल पैरामीटर्स को कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाए। फिर मॉडल को इवैल्यूएट करना है, असाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन मॉडल, एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, है ना। उसके बाद अनसीन डेटा पे ट्राई करेंगे, फिर मॉडल को डिप्लॉय करेंगे और मॉनिटर करेंगे। इस तरह से ही तो काम होता है मशीन लर्निंग में। फिर जो ट्रेंड मॉडल जो है हम उसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डालेंगे और नया डेटा इनपुट से हमारे मॉडल की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ओवर टाइम जो है वो बढ़ती जाएगी या इंश्योर करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी कहता है नेब बायस। नेब बायस थ्योरम को एक्सप्लेन करो। ठीक है, काफ़ी बार मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4 वैसे ही एक्सप्लेन कर दिए हैं और इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दिया था, मगर ये लास्ट बार होगा। और नेब बायस थ्योरम इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी और मशीन लर्निंग में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और हम यहाँ पे बेस थ्योरम लगाते हैं। बेस थ्योरम हमने 12th में पढ़ी थी, विच डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन प्रायर नॉलेज और एविडेंस। तो एक प्रोबेबिलिटी बताती है इवेंट की, हमें कुछ नॉलेज या एविडेंसेस पता है पहले से। तो मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में नेव बायस जो है वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस बिटवीन फीचर्स। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते हैं कि आपस में फीचर जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नाइव नाइव बोलते हैं, NAIVE। नाइव इसलिए बोला है कि हम मान के चल रहे हैं कि कोई फीचर आपस में रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, वैसे तो फीचर आपस में रिलेट करते हैं, मगर यहाँ मान के चलते हैं कि फीचर इन अ क्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर फीचर। ठीक है, मतलब जैसे अगर एक तुम प्लॉट खरीद रहे हो तो उसके अराउंड जो हॉस्पिटल है या रोड है, सिविलाइज जगह है, तो ये सब पैरामीटर काम आते हैं, मगर यहाँ पे हम सबको इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं। तो नई बेस में क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन x1, x2, x3, ये वाई क्लास है और बाकी x1 ये सब क्या है? फीचर्स है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन x, ये फार्मूला तुम लिख देना जब भी नई बेस के बारे में पूछें। तो पी वाई इंटू में पी x1 बाय गिवन वाई, पी x2 गिवन वाई, ऐसे करके लास्ट में डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे फीचर्स। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन सारे फीचर्स इज द पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास वाई गिवन फीचर्स, ये सारे। ठीक है, और पी वाई इज अ प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वाई, ये सब मेंशन कर देना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन वाई, ये सब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और फीचर गिवन क्लास वाई है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे फीचर्स है इज द एविडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द फीचर्स। अब नाई बेस एल्गोरिथम एज्यूम दैट द फीचर्स आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन द क्लास। ठीक है, कंडीशनली इंडिपेंडेंट है और अज्यूम करते हैं हम सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन टू मेक द एल्गोरिथम कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। मगर ये ट्रू नहीं होता इन सब रियल वर्ल्ड सिनेरियो ना, जहाँ पे फीचर आपस में कोरिलेट होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर सी जो है काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ये आखिरी बार होगा जैसे मैंने बोला, क्योंकि हम एक महीने बाद पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो हम सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लिख तो पाते हैं मगर ज़्यादा नहीं पता होता, तो ये आखिरी बार होगा। उसके बाद हम अगर आगे के पेपर्स में भी आएगा इसके बारे में स्किप कर लेंगे, तो आखिरी बार सुन लो। मेन डिफरेंस क्या है सुपरवाइज अनसुपरवाइज में कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा, क्या हमारे पास डेटा है या नहीं है, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, सुपरवाइज में क्या होता है? वेयर द ट्रेनिंग डेटा इंक्लूड बोथ इनपुट एंड फीचर कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट लेबल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेबल डेटा है तो वो सुपरवाइज्ड है। कहने का मतलब ये है, द गोल इज़ टू लर्न अ मैपिंग फंक्शन दैट कैन प्रिडिक्ट द करेक्ट लेबल फॉर न्यू अनसीन इंस्टेंस। तो नया करेक्ट लेबल दे पाए एक अनसीन इंस्टेंस को,
इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग अ मॉडल यूजिंग लेबल्ड एग्जाम्पल। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, देन यूजिंग द मॉडल टू मेक प्रिडिक्शन ऑन न्यू डेटा। और जैसे तुम कोई मैथ्स का क्वेश्चन करते हो तो एग्जाम्पल्स करते हो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हो। तो तुमने पहले ट्रेन हुआ तुम्हारा मॉडल, उसके बाद तुम नए डेटा को प्रिडिक्ट कर रहे हो। सुपरवाइज लर्निंग कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू क्लासिफिकेशन टास्क, जहाँ पे आउटपुट इज़ अ कैटेगरी या क्लास लेबल होता है कि क्लासीफाई करना है हमें आउटपुट जो है क्या आएगा। और रिग्रेशन में हमारे पास आउटपुट इज़ अ कॉन्टीन्यूस वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड डील विद अनलेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा के साथ डील होता है वेयर द ट्रेनिंग डेटा कंसिस्ट ओनली ऑफ इनपुट फीचर विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लेबल और टारगेट। तो पहली बात तो अनलेबल्ड डेटा होता है, और ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ इनपुट फीचर होते हैं, कोई लेबल या टारगेट नहीं दे रखा होता। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पैटर्न डिस्कवर करना, स्ट्रक्चर्स रिलेशनशिप डेटा में डिस्कवर करना, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई क्लस्टर या ग्रुप्स जो कि सिमिलर इंस्टेंस हैं जिनके बिहेवियर मैच कर रहे हैं, डिटेक्ट एनोमली और परफॉर्म डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन एक्सप्लोरेटरी डेटा, यानी जिस डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए रखा गया हो, कोई हिडन पैटर्न फाइंड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस का तुम्हें याद रखने में ईजी हो कि एक पैराग्राफ बना पाओ, ये बना रखा है कि ये कहाँ से, मैंने शायद नेट से ही लिया है। हाँ, तो सुपरवाइज लर्निंग इनपुट डेटा लेबल्ड होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में इनपुट डेटा अनलेबल्ड होते हैं। सुपरवाइज में यूजेस ट्रेनिंग डेटा सेट, अनसुपरवाइज यूजेस इनपुट डेटा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का डेटा सेट अलग होता है, ट्रेनिंग में हमें पहले से ही आउटपुट प्रोवाइड हो रखा होता है, इनपुट डेटा सेट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर है यूज़ फॉर प्रिडिक्शन, सुपरवाइज लर्निंग प्रिडिक्शन के काम आता है, अनसुपरवाइज लर्निंग एनालिसिस के काम आता है, हिडन पैटर्न देखने के काम आता है। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन होता है सुपरवाइज के अंदर, और अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग, डेंसिटी एस्टिमेशन, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। सिंपल सा आंसर है, तुम प्यारा वैसा पैराग्राफ बना सकते हो या यही डिफरेंस का बना सकते हो, आता है तो। एक्सप्लेन ब्रीफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन वगैरह में ये जो मशीन लर्निंग वाइवा प्रिपरेशन वगैरह में बता रहा था, तो उसमें मैं यही सारे कॉन्सेप्ट बता रहा था, ठीक है। एक बार वो देख लेना, वो सारी वीडियो या और बनानी होगी तो देखेंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है कि हम कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, 0 आएगा या 1 आएगा, है ना। तो इट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट क्लास यूजिंग लॉजिस्टिक फंक्शन। तो जो हमारे पास इनपुट दे रखा है और जो टारगेट क्लास है उसमें लॉजिस्टिक फंक्शन का रिलेशन निकालता है, ठीक है, तभी जाके रिलेशन बनता है, और मैप करता है रियल वैल्यू नंबर टू प्रोबेबिलिटीज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी रहती है। द मॉडल लर्न्स कोफिशिएंट टू ईच फीचर टू कैलकुलेट लीनियर कॉम्बिनेशन एंड ट्रांसफॉर्म इट यूजिंग लॉजिस्टिक फंक्शन। अब ये सब टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, कि मॉडल में होता है क्या, डिसीजन बाउंड्रीज डिटरमाइन बेस्ड ऑन चूजन थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी, कि मान लो तुमने फीचर्स चेक करे और 0 और 1 एट द एंड आने वाला है, ठीक है। ये हम शायद डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, कि एक बार देख लेना, जो हमने वाइवा प्रिपरेशन की शायद सेकंड वीडियो में ही बताया था, ठीक है। बाकी तो तुम लिख ही दोगे बना के, ग्राफ वगैरह देख लेना। फिर है इंडिपेंडेंट, हाँ ये ICA जो है मैंने शायद बाकी ईयर के पेपर में भी देखा है। तो IC होता है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है यूज टू सेपरेट मिक्स्ड सिग्नल इनटू देयर ओरिजिनल सोर्स कंपोनेंट। तो जो मिक्स्ड सिग्नल होते हैं उसमें उसको ओरिजिनल में क्या करना, सेपरेट करना। इट एम्स टू फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्व सिग्नल दैट मैक्सिमली डिकोरिलेट्स देम, थस एक्सट्रैक्टिंग द अंडरलाइंग इंडिपेंडेंट सोर्सेज। यानी जो अंदर के सोर्सेज थे, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि तुमने मिक्स जूस पिया, तब तुमने जब उस जूस को पिया तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि उस मिक्स में क्या क्या था। तो इस ये क्या क्या था पता करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा उसमें पोमीग्रेनेट, पाइनएप्पल, एप्पल, ऑरेंज, ये सब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्सेज पता चलेंगे, ठीक है। PCA के बारे में बताएंगे, सिमिलर रहते हैं मगर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अगले को अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वैसे आएगा, है ना, इस साल का नहीं है, आगे हम देख लेंगे। IC एज्यूम म्यूचुअल स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस अमंग द सोर्सेज, ठीक है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में काम आता है, ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन में काम आता है, ठीक है। इमेज एनालिसिस, बहुत चीज़ों में काम आता है। मशीन लर्निंग क्या है, ये अगेन यूनिट 1 का क्वेश्चन। और मशीन लर्निंग क्या है, क्या इश्यूज़ है मशीन लर्निंग के, और स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग राइट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, 6.5 मार्क्स का। तो पहली बात तो मशीन लर्निंग AI की एक ब्रांच है दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन, ठीक है। तो एक मशीन लर्निंग की ब्रांच है जो
फोकस करती है एल्गोरिदम्स बनाने में और मॉडल्स ट्रेन करने में, जो अलाउ करते हैं कि कंप्यूटर लर्न कर पाए और खुद से प्रिडिक्शन ले पाए, खुद से डिसीजन ले पाए बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करे। इश्यूज़ क्या क्या है मशीन लर्निंग में? डेटा क्वालिटी, कि क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कैन ग्रेटली इम्पैक्ट, ठीक है, कि बायस रिजल्ट आएगा, इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा अगर हमारे पास नॉइजी डेटा है तो, अच्छा डेटा नहीं है तो, इम्बैलेंस डेटा है तो। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग काम होता ही है। ओवर फिटिंग अकर व्हेन अ मॉडल लर्न टू मच फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा एंड फेल्स टू जनरलाइज वेल टू अनसीन डेटा। तो जो रट्टू तोता होता है वो ओवर फिटिंग का काम करते हैं कि अगर टीचर ने जो पढ़ाया है वही पेपर में आ गया तो ही लिख पाएंगे। अंडर फिटिंग ऑन द अदर हैंड अकर व्हेन मॉडल इज टू सिंपल एंड फेल्स टू कैप्चर द अंडरलाइंग पैटर्न। अंडर फिटिंग तब होता है जब समझाया सही से ना गया हो, ठीक है, कि जो मॉडल जो बहुत सिंपल हो और पैटर्न समझ ना पा रहे हो कि चक्कर क्या है। फीचर सिलेक्शन, चूजिंग द राइट सेट ऑफ फीचर्स दैट आर रेलेवेंट एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर लर्निंग टास्क इज क्रूशियल, ठीक है। फीचर सेलेक्ट करना, जो फीचर्स रेलेवेंट हैं या ज़रूरी हैं, ठीक है। बेकार के रिडंडेंट फीचर्स को लगाएंगे तो परफॉर्मेंस ख़राब होगी मॉडल की। स्केलेबिलिटी क्या है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शुड बी स्केलेबल टू हैंडल लार्ज डेटा सेट, ठीक है। स्केलेबल होना चाहिए ज़्यादा डेटा सेट को, क्योंकि कुछ एल्गोरिदम स्ट्रगल करती है अगर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ना हुआ हो या हाई डायमेंशन हो, डेटा सेट मैसिव हो। इंटरप्रिटेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, तो इन सम एप्लीकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द डिसीजन मेड बाय ML मॉडल्स, ठीक। कुछ एप्लीकेशन में ये इंटरप्रेट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सम कॉम्प्लेक्स मॉडल में लेक इंटरप्रेटेबिलिटी, ठीक है, मतलब हम पता नहीं लगा पा रहे क्या चल रहा है। स्टेप्स फॉर सेलेक्टिंग द राइट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो तरीका क्या है कि कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करें। हम भी सोचते हैं कि जब भी हम ML मॉडल रन करते हैं तो एल्गोरिदम क्या लेनी चाहिए। पहली बात तो प्रॉब्लम हमें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट काम, डिफाइन द प्रॉब्लम, कि क्लियरली अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को, एंड डिफाइन स्पेसिफिक टास्क यू वांट द मशीन लर्निंग टू सॉल्व, ठीक है। वो मशीन लर्निंग को क्या सॉल्व करना है, कि वो क्लासिफिकेशन करेगी, रिग्रेशन करेगी, क्लस्टरिंग करेगी। फिर गैदर एंड प्री प्रोसेस द डेटा, कलेक्ट रिलेवेंट डेटा, जो डेटा रिलेवेंट हो, एंड प्री प्रोसेस इट बाय क्लीनिंग, पहले क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे द डेटा एज रिक्वायर्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फिर वो किस तरह की प्रॉब्लम है, वही चीज़ बोल रहे हैं। डिफाइन करने से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज्ड है, सेमी सुपरवाइज्ड है, तो हमें चॉइसेस को नैरो डाउन करना आसान हो जाएगा कि एल्गोरिदम कौन से वाली लेनी है। एक्सप्लोर डिफरेंट एल्गोरिदम, फिर कर रहे हैं रिसर्च करनी है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की, जो कि ऐसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल होती हैं, कि एल्गोरिदम की एजम्पशन क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस, एप्लीकेशन क्या क्या है। इवैल्यूएट एंड कंपेयर एल्गोरिदम, फिर क्या करो, अलग अलग एल्गोरिदम्स को, उनका मैट्रिक्स इवैल्यूएट करो, उनको क्रॉस वैलिडेट करो, उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। फिर है ट्यून और ऑप्टिमाइज़। फाइनली अगर तुम्हें मिल जाती है एक बेस्ट, तो उसको ट्यून करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट करना है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। वैलिडेट एंड टेस्ट, वैलिडेट द ट्यूजन मॉडल यूजिंग एन इंडिपेंडेंट टेस्ट डेटा सेट, ठीक है। वैलिडेट करना है यानी कि ओके टेस्टेड है या नहीं, एक नया एक अलग से डेटा देने का, ठीक है। उसके बाद उसकी चेकिंग करना। 6 नंबर का बी पार्ट आ गया था सेकंड क्वेश्चन का ही, कि लर्निंग क्या होती है, ठीक है। अब इतने से ख़त्म नहीं हो जाएगा कि लर्निंग समझा दें, कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो तुम सही समझे, अगर तुम सुपरवाइज अनसुपरवाइज री सुन, अगर तुम दिमाग में ये आ रहा है तुम्हारे, तो बढ़िया जा रहे हो। लर्निंग इज़ द प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। जब भी हम लर्न करते हैं तो नॉलेज ले रहे होते हैं, अभी तुम लर्न कर रहे हो, एंड स्किल थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। तो पढ़ाई करने से, एक्सपीरियंस गेन करने से या ट्रेन होने से हमें नॉलेज मिल रही होती है। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मशीन लर्निंग, लर्निंग रिफर टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव कैसे कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को। लर्निंग कंप्यूटर में क्या होगा कि वो परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव कर रहा है, स्पेसिफिक टास्क बाय एनालाइजिंग डेटा एंड पैटर्न, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लर्न फ्रॉम डेटा बाय एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल पैटर्न। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे लर्न करती हैं, कोई पैटर्न देखती हैं, कोई रिलेशनशिप देखती हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई प्रिडिक्ट करती है, कोई क्लासीफाई करती है, कोई डिस्कवर करती है इनसाइट्स को, ठीक है। लर्निंग कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला है सुपरवाइज बता दिया, अनसुपरवाइज बता दिया। रीइंफोर्समेंट देख लेते हैं। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एन एजेंट लर्न टू इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड टेक एक्शन टू मैक्सिमाइज अ रिवॉर्ड सिग्नल। तो एक एजेंट है, वो लर्न कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके, और अपना रिवॉर्ड क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। एजेंट रिसीव फीडबैक और रिवॉर्ड बेस्ड ऑन इट्स एक्शन एंड लर्न टू मेक डिसीजन देन दैट लीड्स टू हायर क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड ओवर टाइम।
तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, जैसे कुत्ते को हड्डी देते हैं, तो फेंक के देते हैं तो वो लेने जाता है, और उसके बाद लाता है तो फिर उसका मालिक उसको सहलाता है, तो उसको रिवॉर्ड देता है या कुछ खाने का देता है। हाँ, तो इससे वो समझता है कि हाँ क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो लर्निंग इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट iteratively adjust their internal parameter model representation to improve their performance। ये तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मेन काम लर्निंग है, मतलब लर्निंग इसी कहते हैं। इट ऑफन इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस इन्फ्रेंस एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल टू ऑप्टिमाइज मॉडल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट आते हैं। एक्सप्लेन जनरेटिव लर्निंग एल्गोरिथम इन डिटेल। जनरेटिव लर्निंग क्या होती है? तो जनरेटिव में क्या होता है कि अगर बेसिक चीज़ देखें कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उसके बाद रिजल्ट निकालना। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि जनरेटिव लर्निंग एल्गोरिथम आर अ क्लास ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो एम करती है अंडरलाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट डेटा एंड जनरेट न्यू सैम्पल्स फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट एप्पल है या नहीं, क्या ये ऑब्जेक्ट ऑरेंज है या नहीं। ठीक है, तो वो अंडरलाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे खेलते हैं और नए सैंपल जनरेट करती हैं। तो दिस एल्गोरिथम लर्न टू कैप्चर द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनपुट फीचर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लेबल और क्लासेस। अब ये दोनों केसेस में काम आ सकते हैं। ठीक है, पॉपुलर जनरेटिव एल्गोरिथम जो है एक नाई बेस है। ठीक है, नाई बेस में क्या है कि बता दिया वैसे कि इट अज्यूम दैट द इनपुट फीचर आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट। वो मान के चलते हैं कि कंडीशनली इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं और गिवन द क्लास लेबल एंड एस्टिमेट द क्लास कंडीशन प्रोबेबिलिटी यूजिंग ट्रेनिंग डेटा। तो ये चीज़ें एस्टिमेट करते हैं ट्रेनिंग डेटा का यूज़ करके, उसके बाद प्रेडिक्ट करते हैं बेस थ्योरम लगा के कि हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, गिवन दैट इनपुट फीचर्स एंड सेलेक्ट द क्लास विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वही क्लास चुनती है। एक एग्जांपल है हमारा गॉसियन मिक्सचर मॉडल। ठीक है, गॉसियन मिक्सचर मॉडल हो गया हमारा अनसुपरवाइज्ड विच रिप्रेजेंट द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करती है? मल्टीपल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। जीएमएम estimate the parameter of Gaussian component using expectation maximization algorithm and can be used for tasks such as clustering and density estimation। ठीक है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम और गॉसियन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को देखना है अगर तुम्हें बेटर समझना है तो। जनरेटिव लर्निंग के कुछ एडवांटेज हैं। दे कैन जनरेट न्यू सैम्पल्स फ्रॉम द लर्न डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था क्या एडवांटेज है, मगर क्वेश्चन बड़ा था। हमने दो एग्जांपल भी दे दिए तब भी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब तब भी छोटा रह गया, तो हम खुद ही से लिख देंगे क्या एडवांटेजेस है उसकी। तो दे कैन जनरेट न्यू सैम्पल्स फ्रॉम द लर्न डिस्ट्रीब्यूशन अलाउइंग डेटा ऑग्यूमेंटेशन एंड सिंथेसिस। ठीक है, तो डेटा बनाना क्रिएट करना भी पॉसिबल है थ्रू दिस। दे कैन हैंडल मिसिंग डेटा और इनकम्प्लीट इनपुट पैटर्न बाय मॉडलिंग द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। मिसिंग डेटा को संभाल लेते हैं। दे कैन प्रोवाइड इंसाइट टू द अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इंसाइट्स भी दे देते हैं। बी पार्ट है थर्ड का कि क्या लिमिटेशन है परसेप्शन मॉडल में। परसेप्शन मॉडल में क्या लिमिटेशन है? परसेप्शन है, परसेप्ट्रॉन है। ठीक है, जो भी है, अगर परसेप्ट्रॉन है ज़्यादा क्लियर है। ये परसेप्ट्रॉन इज़ अ लीनियर बाइनरी क्लासीफायर दैट लर्न्स अ डिसीजन बाउंड्री सेपरेटिंग टू क्लासेस। परसेप्ट्रॉन में क्या होता है कि हमें जैसे ज़ॉर हो गया, तो यहाँ पे हमें पता है कि इनपुट अगर ये है तो आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो वाइल द परसेप्ट्रॉन मॉडल की खुद की स्ट्रेंथ है मगर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या लिमिटेशंस है? लिमिटेड टू लीनियरली सेपरेबल डेटा। ये बहुत बेसिक, मतलब जब शुरू में पढ़ते हैं ना कि मॉडल्स होते क्या है, तो परसेप्ट्रॉन मॉडल उस इनिशियल फेज़ में आता है, उसके बाद बड़े बड़े मॉडल्स आते हैं। तो इसका मतलब ये बेसिक मॉडल है, तो लिमिटेड है लीनियरली सेपरेबल डेटा पे। परसेप्ट्रॉन मॉडल कैन ओनली लर्न लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज, और हैंडल करना मुश्किल हो जाता है अगर लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो। पुअर परफॉर्मेंस, कन्वर्जेंस इशू, ये सब आ जाता है। सिंगल लेयर आर्किटेक्चर। अब परसेप्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन होती है, सिंगल लेयर है उसकी, मेकिंग इट अनेबल टू लर्न कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन और कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो ये मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ सिंगल लेयर आर्किटेक्चर। प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट भी नहीं है। परसेप्ट्रॉन प्रोवाइड्स बाइनरी आउटपुट 0 1 0 1, क्लासीफाइंग इंस्टेंसेज एज ईदर पॉजिटिव या नेगेटिव बिना प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्फिडेंस स्कोर के। ठीक है, मतलब कितना परसेंट तो कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये एप्पल नहीं है। तो 0.45 कुछ कहते हैं, 0.33 कुछ कहते हैं, ये डायरेक्ट 0 या 1 में बात होती है। तो ये लैक ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट है।
फिर सेंसिटिविटी टू इनपुट स्केलिंग, तो परसेप्ट्रॉन मॉडल सेंसिटिव है अगर हम स्केल करते हैं इनपुट फीचर्स को, कि फीचर आर नॉट प्रॉपरली स्केल्ड और नॉर्मलाइज तो वो इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन करेंगे। फिर आता है इनेबिलिटी टू हैंडल मल्टी क्लास प्रॉब्लम। परसेप्ट्रॉन इज ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, मल्टी क्लास प्रॉब्लम वो होती है जहाँ पे दो से ज़्यादा आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल कि तुमने बॉल चूज़ करी बॉक्स में से जो ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन है, तो यहाँ पे या तो बॉल ब्लू निकलेगी या ऑरेंज या ग्रीन निकलेगी। वो जैसे कॉइन फ्लिप करते हैं तो हेड या टेल दो ही प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे बाइनरी क्लास है ना, और मल्टी क्लास में 3 या ज़्यादा। इनेबिलिटी टू हैंडल मल्टी क्लास हो गया। उसके बाद कन्वर्जेंस एंड स्टेबिलिटी इशू, यहाँ पे कन्वर्जेंट नहीं होती है, नॉट लीनियरली सेपरेबल। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी सेंसिटिव टू इनिशियल वेट। तो डिस्पाइट ऑफ दिस लिमिटेशन बहुत है, मगर परसेप्ट्रॉन मॉडल इन द क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, एंड पेव द वे फॉर मोर पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल, क्योंकि एक बेसिक मॉडल तो होना चाहिए एक पावरफुल मॉडल बनाने के लिए। तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नाम की चीज़ भी होती है, डीप लर्निंग आर्किटेक्चर। इन सब में हमारा बेस जो है वो परसेप्ट्रॉन से शुरू होता है। फोर्थ का ए पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन डिसीजन ट्री एल्गोरिथम विद एग्जांपल। डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम क्या है? एक पॉपुलर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है दैट कैन बी यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। ठीक है, दोनों टास्क के काम आती है। इट क्रिएट अ ट्री लाइक मॉडल फॉर डिसीजन एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड ऑन द इनपुट फीचर। तो ट्री लाइक मॉडल बनाते हैं डिसीजन लेने के लिए, और ये स्टार्ट विद एंटायर डेटा सेट एंड सेलेक्ट द बेस्ट फीचर टू स्प्लिट द डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, उनको कहते हैं इन्फॉर्मेशन गेन और गेनिंग इम्प्योरिटी। ये सब मेरे को लग रहा है बताना पड़ेगा, मतलब नोट्स में से बताएंगे। ठीक है, अभी समझ लो बस ऐसे ही कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं पूरे डेटा सेट से और बेस्ट फीचर सेलेक्ट करती है। द डेटा इज देन पार्टीशन इनटू सबसेट बेस्ड ऑन सेलेक्टेड फीचर वैल्यूज़। ठीक है, और इस प्रोसेस को इज रिकर्सिवली अप्लाइड टू ईच सबसेट क्रिएटिंग अ ट्री स्ट्रक्चर अंटिल स्टॉपिंग क्राइटेरियन इज मेट। ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर बना देते हैं, रिकर्सिवली काम चलता है जब तक हमें एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं मिल जाता, सच एज रीचिंग अ मैक्सिमम ट्री डेप्थ और हैविंग प्योर लीफ नोड्स। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लासिफाइंग फ्रूट बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोले फोर्थ में कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को एक एग्जांपल के साथ समझाओ, 6.5 मार्क्स का। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ हमने लिख दिए। एग्जांपल में हम लिख देंगे कि जैसे कि अगर एप्पल रेड है, अगर वो रेड है तो एप्पल है, नो तो वो ऑरेंज है। ठीक है, नहीं तो बनाना हो, जो भी है, ऐसे करके कुछ बेसिक सी चीज़। तो डेटा सेट हमारे पास क्या है कि वी हैव अ डेटा सेट ऑफ फ्रूट विद फीचर्स की कलर, शेप, टेक्सचर, कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स ऑन विच दे आर एप्पल या ऑरेंज। स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया क्या है? बेस्ट फीचर टू स्प्लिट द डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट माइट चूज द कलर फीचर, या अगर हम कलर फीचर के बेसिस पे देखेंगे तो ग्रीन है, येलो है, रेड है। फिर रिकर्सिव स्प्लिटिंग, एल्गोरिथम अप्लाई द स्प्लिटिंग प्रोसेस रिकर्सिवली टू ईच सबसेट। कि अगर हम कंसीडर करते हैं सबसेट ऑफ फ्रूट विद रेड कलर, इट माइट फर्दर स्प्लिट द सबसेट बेस्ड ऑन द शेप फीचर इनटू द सबसेट लाइक राउंड या इरेगुलर। ठीक है, तो अगर वो फ्रूट के बेसिस पे कर रहे हैं तो आगे वो सबसेट बनेगा शेप का। लीफ नोड क्या है? द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज मेट। ठीक है, तो लीफ नोड यानी आखिरी है। तो एज द लीफ नोड वी हैव प्योर सबसेट वेयर ऑल फ्रूट बिलोंग टू द सेम क्लास, एप्पल या ऑरेंज। अब यहाँ पे हमारे पास प्योर सबसेट है, यहाँ पे एक फ्रूट एक क्लास का ही होगा। क्लासिफिकेशन, टू क्लासीफाई अ न्यू फ्रूट वी traverse the decision tree based on its features and reach at leaf node that correspond to the predicted class। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे फ्रूट थे और उसमें से जो एट द एंड लीफ नोड पे बचे हमने उनको क्लासीफाई कर दिया बेस्ड ऑन उनके शेप, कलर, साइज, जो जो चीज़ें हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, ये वो ग्रुप्स बन गए। बैगिंग और बूस्टिंग को बताओ, और एडा बूस्ट एल्गोरिथम क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन तो मतलब आने ही आने होते हैं। कुछ सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होता है, लर्निंग क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या है, जनरेटिव क्या है। ठीक है, या एसवीएम, लॉजिस्टिक, नाइबेज, ये सब चीज़ें जो है ना, जो तुमने वाइवा के लिए तैयार करी थी वो तो आती है। बैगिंग बूस्टिंग आर एन असेंबल लर्निंग टेक्निक दैट कंबाइन मल्टीपल वीक लर्नर्स बेस्ड मॉडल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टिव मॉडल। ठीक है, मैंने पिछली बार भी तुम्हें इसके बारे में बताया था। मैं एक तुम्हें इंट्यूशन देता हूँ, मतलब एक एग्जांपल देते हैं, समझने का तरीका देते हैं कि बूस्ट करना मतलब क्या होता है, कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, बूस्ट कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं काम। देखो, बैगिंग मतलब है कि एक साथ बैग बना देना। अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है तो अब तुम स्कूल जाते हो और फिर जी जाते हो, मैथ्स का क्वेश्चन है तुम्हारा और तुम्हारा दोस्त है मैथ्स का टॉपर, तो तुमने अपने मैथ्स के दोस्त, टॉपर दोस्त से वो क्वेश्चन पूछा,
स्कूल में अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, ट्यूशन के टीचर से पूछा, होम ट्यूशन से टीचर से पूछा, यानी सभी एक्सपर्ट से वो क्वेश्चन पूछा। उसके बाद तुमने एवरेज आउट कर लिया जो आंसर आया। ठीक है, ये है बैगिंग। ठीक है, ये सिंपल तरीके से। और बूस्टिंग क्या है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो इंटीग्रेशन में अच्छा है, क्वेश्चन में लिमिट्स भी लग रही है, इंटीग्रेशन लग रही है, उससे पहले एक कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, है ना, कोई अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है तो 3-4 स्पेशलाइज्ड लोग हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट में माहिर हैं। अब तुम्हारे दोस्त ने क्या करा, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी, अब उसके आगे का तुम्हारे टीचर कर रहे हैं, उसके आगे का तुम्हारे फैकल्टी कर रहा है, तो आगे क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। तो एक के बाद एक एक्सपर्ट काम कर रहा है और हर बार एक्यूरेसी को बढ़िया कर रहा है ना, बेटर कर रहा है। तो ये काम है बूस्ट करने का। तो जैसे हम कार चलाते हैं तो बूस्ट हो जाती है, यानी और तेज़ चलती है ना, पीछे से नाइट्रो निकलता है वो सब। अब एक बार एक्चुअल तरीके से देख लेते हैं बैगिंग लिखेंगे कैसे हम। तो बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन कहते हैं बैगिंग को, एग्रीगेटिंग, बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। तो बैगिंग एम्स टू रिड्यूस द वेरिएंस ऑफ अ प्रेडिक्टिव मॉडल। ठीक है भाई, वेरिएंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अच्छा है, बूस्टिंग भी लिखा है, बूस्टिंग फोकस ऑन रिड्यूसिंग बोथ बायस एंड वेरिएंस। ठीक है, बायस और वेरिएंस भी समझ लेते हैं एक बार, अब आए हैं तो। ठीक है, इसका भी थोड़ा उदाहरण सही देता हूँ, फिर वो टेक्निकल टर्म तुम्हें बनाने में आसानी होगी। अब बायस मतलब क्या है कि तुम एक निशाना मार रहे हो तीर से, अब क्या है कि वो सही जगह तो नहीं लग रहा मगर बार बार एक ही जगह लग रहा है, तो इसका मतलब इसका हाई बायस है। समझा, बायस उसका हाई है। अगर तुम्हारा निशाना तीर से लग तो रहा है मगर एक ही जगह लग रहा है बार बार, भले ही वो सही नहीं है। वेरिएंस क्या है कि तुम्हारा हर बार निशाना ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे लग रहा है, समझा, तो ये हाई वेरिएंस है। मतलब तुम्हारे निशाने में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तभी तो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा है ना। तो हमारा एम होता है इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना एक अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, बैगिंग देख लेते हैं। बैगिंग एम्स टू रिड्यूस द वेरिएंस ऑफ अ प्रिडिक्टिव मॉडल। तो वेरिएंस को रिड्यूस करने का काम करता है बाय ट्रेनिंग मल्टीपल बेस मॉडल्स, है ना, बताया मैंने कि मल्टीपल, वो मैथ्स का क्वेश्चन तुम बहुत सारे टीचर से पूछ रहे हो, ऑन डिफरेंट बूटस्ट्रैप सैंपल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा एंड एवरेजिंग देयर प्रिडिक्शन, यही बताया, उनके प्रिडिक्शन को एवरेज करते ना। ईच बेस मॉडल इज ट्रेंड इंडिपेंडेंटली। तो हर बेस मॉडल इंडिपेंडेंटली ट्रेन होता है और फाइनल प्रिडिक्शन इज ऑब्टेन बाय एग्रीगेटिंग द। अब देखो कितना ईजिली समझ में आ रहा है ना। तो यही होता है, एक बार हमें दिमाग में एग्जाम्पल हो तो हम पहले डेफिनेशन बनाएंगे, उसी एग्जाम्पल को लिख भी देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेजॉरिटी वोटिंग फॉर क्लासिफिकेशन या एवरेजिंग फॉर रिग्रेशन। बूस्टिंग फोकस ऑन रिड्यूसिंग बोथ। तो बूस्टिंग में दोनों चीज़ें काम होती हैं, बाय आइटरेटिव इंप्रूविंग द बेस मॉडल परफॉर्मेंस। तो आइटरेटिवली हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, बूस्टिंग हर बेस मॉडल इज ट्रेंड सीक्वेंशियली, एक के बाद एक, एंड सब्सिक्वेंट मॉडल आर ट्रेन टू करेक्ट द मिस्टेक मेड बाय प्रीवियस मॉडल। ठीक है, प्रीवियस मॉडल ने गलती करी थी उसको अगला मॉडल ठीक करेगा। और द फाइनल प्रिडिक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द प्रिडिक्शन ऑफ सारे मॉडल यूजिंग अ वेट सम। ठीक है, एडर बूस्ट क्या है, एक पॉपुलर बूस्टिंग एल्गोरिथम है, एडेप्टिव बूस्टिंग। तो कैसे काम करती है, वो सैम्पल वेट को इनिशियलाइज़ करती है, असाइनिंग। ठीक है, ये एक्चुअल में हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग के टाइम पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, असाइन इक्वल वेट टू ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल, सबको इक्वल वेट देना। ट्रेन अ वीक लर्नर, ट्रेन अ बेस मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डेटा विद द करंट सैम्पल वेट। ठीक है, उसके बाद अपडेट करेंगे वेट्स एंड कैलकुलेट द मॉडल वेट। मॉडल का वेट अपडेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे मॉडल का वेट। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मॉडल बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। उसका जितना बेटर है उतना वेट उसका बढ़ता जाएगा। रिपीट सेकंड और थर्ड स्टेप को बार बार करें। फाइनल प्रेडिक्शन जो है वो कंबाइनिंग ऑल बेस मॉडल्स है बाय वेटेड वोटिंग टू ऑब्टेन द फाइनल प्रेडिक्शन। ठीक है, एडाबूस्ट फोकस ऑन मल्टी क्लासिफाइड एग्जाम्पल, जिससे कि सब्सिक्वेंट मॉडल बनते हैं टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ प्रीवियस मॉडल, है ना। आइटरेटिव प्रोसेस रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग इन असेंबल मॉडल एंड परफॉर्म वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। तो जो पिछली गलती है उससे सीख के आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके स्ट्रॉन्ग इन असेंबल मॉडल बनता है ना, जो बेटर परफॉर्म करता है। के मीन क्लस्टर को समझाओ एग्जाम, ऐसी चीज़ें तो क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस हैं, मतलब हमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है। के मीन तो काफ़ी बार आ चुका है ना। तो के मीन क्लस्टर को एग्जाम्पल के साथ समझाना है, तो वो बना देना डायग्राम जो क्लस्टर बनाते हो। यहाँ मैंने बनाया नहीं हुआ है कि फिर वो कॉपी करता कहीं से पेस्ट करता, है ना। के मीन क्लस्टरिंग इज़ अ पॉपुलर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज्ड है, यूज फॉर ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट टुगेदर। हियर आर सम एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है कि इमेजिन यू हैव टू कलेक्ट वेरियस फ्रूट्स एंड यू वांट टू ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़। तुम फलों को सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप कर रहे हो। के मीन हेल्प कर सकते हैं हमारी इसमें। इनिशियलाइज़ करो, पहला काम है इनिशियलाइज़ करो। यू स्टार्ट बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ क्लस्टर यू वांट टू क्रिएट, मान लेते हैं के। तो यू रैंडमली सेलेक्ट के पॉइंट फ्रॉम योर डेटा सेट एंड इनिशियलाइज क्लस्टर सेंट्रॉइड्स।
ठीक है, कोई भी रैंडमली ले लो और उन क्लस्टर का सेंट्रॉइड निकालना है, इनिशियलाइज करना है। असाइनमेंट, नेक्स्ट यू असाइन ईच फ्रूट टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी। अब हर फ्रूट को उनके बेसिस पे, उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पे, मतलब तुमने के फ्रूट चुन लिए, अब उनके आसपास फ्रूट्स को देखो और उनको लेबल करो। यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट। ठीक है, यूजुअली कैसे मेजर होता है कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है, किसके पास ज़्यादा पड़ रहा है। अपडेट, आफ्टर असाइनिंग ऑल द फ्रूट्स टू दिस देयर नियरेस्ट सेंट्रॉइड, यू रिकैलकुलेट द सेंट्रॉइड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द डेटा पॉइंट। उसके बाद दोबारा से सेंट्रॉइड बनाना है और ये स्टेप चलता रहेगा, रिपीट करना है आइटरेटिवली अंटिल सेंट्रॉइड नो लॉन्गर चेंज सिग्निफिकेंटली, जब तक सेंट्रॉइड ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना दिखाए। फाइनल क्लस्टर जो होगा वो हमारे पास के क्लस्टर्स बन चुके होंगे जिसमें सिमिलर से फ्रूट्स होंगे। फिर हर क्लस्टर का एक फ्रूट होगा, मतलब एक जैसे फ्रूट होंगे। यूजिंग के मीन क्लस्टरिंग ऑन डेटा सेट ऑफ फ्रूट। होप तुम दिमाग में बना पा रहे होगे वो क्लस्टर जो के बनाए हमने, है ना। द एल्गोरिथम में ग्रुप एप्पल टुगेदर इन वन क्लस्टर, ऑरेंज इन अनदर, बनानाज इन थर्ड क्लस्टर। एग्जाम्पल भी अच्छा दिया। अच्छा, सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम क्या होता है? सेम एल्गोरिथम है, रूल बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है, यहाँ रूल चलता है, एम्प्टी रूल सेट। देखो, सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम एक रूल बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। इतना लिख दिया। अब ये ऑपरेट होती है कुछ सेट ऑफ रूल्स पे। अब वो क्या है? पहला इनिशियलाइजेशन, तुम स्टार्ट करोगे एम्प्टी रूल सेट से। फिर है रूल जनरेशन, अब रूल बनाएंगे। द एल्गोरिथम आइटरेटिवली जनरेट रूल्स टू कवर द ट्रेनिंग डेटा। अब वो मोस्ट प्रॉमिसिंग एट्रीब्यूट्स को लेते हैं एंड क्रिएट अ रूल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ कंडीशन के बेसिस पर रूल बनता है, हर किसी के लिए अलग अलग। रूल इवैल्यूएशन, ईच रूल इज इवैल्यूएटेड यूजिंग अ क्वालिटी मेजर की एक्यूरेसी सपोर्ट वगैरह क्या है, टू असेस इट्स इफेक्टिवनेस इन कवरिंग द ट्रेनिंग एग्जाम्पल। रूल प्रूनिंग, रूल्स दैट डू नॉट मीट सर्टेन क्राइटेरिया जैसे लो एक्यूरेसी, लो सपोर्ट, आर प्रून्ड फ्रॉम द रूल सेट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, उनको हटा दिया जाता है। रिपीट, स्टेप 3, 2 एंड 4 आर रिपीटेड अंटिल एल्गोरिथम कन्वर्जेस, कि एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया मिल जाए। ठीक है, फाइनल रूल सेट जो होता है वो ऑब्टेन होता है सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम से, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इफ देन रूल्स। ठीक है, अगर ये तो वो, देन रूल्स कवर अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, जो कि रिलेशनशिप बताते हैं फीचर्स और टारगेट वेरिएबल में। पीसीए क्या होता है भाई? आगे हम पीसीए पे, चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो तरीका है ना कि हम क्या स्टेप्स करते हैं, ये स्टेप्स दिमाग में रखना। ठीक है, वैसे तो मैंने आईसीए के बारे में बताया अभी, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। पीसीए के बारे में देख लेते हैं, एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है। ठीक है, अभी जब मैंने आईसीए के बारे में बताया था, मैंने क्या बताया था, एक फ्रूट जूस पीते हो तुम तो पता लगाते हो कि इसमें कौन से फ्रूट डले हैं, वेदर इट इज़ पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट, ऑरेंज, ठीक है, बनाना, वटेवर। मगर पीसीए में क्या होता है कि हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी तुम्हारा बॉस कौन है, मतलब जो तुमने जूस पिया उसको, जूस में तुम्हें लाल रंग दिख रहा था, यानी उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है? पॉमीग्रेनेट है। ठीक है, टेस्ट उसका किसकी तरह आ रहा था? ऑरेंजेस की तरह आ रहा था, यानी उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है? ऑरेंजेस है। तो ये सारे क्या है? ऐसे फीचर लेना और डायमेंशनलिटी रिड्यूस कर देना। जो फीचर जो हमें, जिनका स्वाद ही नहीं आ रहा है, जिनका पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वो सबको लेना ही क्यों? हम कुछ ही कंपोनेंट्स लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ये प्लान करते हैं। और यूज टू ट्रांसफॉर्म आर डेटा सेट इनटू लोअर डायमेंशन स्पेस वाइल प्रिजर्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्डाइजेशन होती है, स्टैंडर्डाइज करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच फीचर। फिर कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाई जाती है, इज कंप्यूटेड फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज्ड डेटा सेट, इज मेजर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, फिर आइगन डिकम्पोजिशन होती है, ऑब्टेन आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ बनाते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट, फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट बनता है कि है मैथमेटिकल टर्म्स में, मैंने तुम्हें सिंपल भाषा में बता ही दिया है। ठीक है, कि अब यहाँ पे तुम आइगन डिकम्पोजिशन कर रहे हो, टॉप के आइगन वेक्टर्स को सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये सब क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट को ढूंढने का तरीका है मैथमेटिकल वे में। प्रोजेक्शन, द ओरिजिनल डेटा सेट इज प्रोजेक्टेड इनटू सेलेक्टेड प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक है, लोअर डायमेंशन स्पेस हो गई। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग क्या होती है? 6.5 मार्क्स का। डिस्कस वन स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। जनरली हम ऐसे जैसे पाँचवा और छठे क्वेश्चन ऐसे पाँचवा ही करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ना देना पड़े। चल पढ़ के रखो, क्या पता ऑप्शन में और खतरनाक आ गया हो। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग इज द मशीन लर्निंग टेक्निक यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। ठीक है, जैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, सिमिलर डेटा पॉइंट को एक साथ रखने। इट लिवरेजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड क्रिएट्स क्लस्टर बेस्ड ऑन पैटर्न फाउंड इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, पैटर्न के बेसिस पे काम करते हैं। तो ग्राफ थ्योरी टू पार्टीशन डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर, और एडवांटेज ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स एंड देयर कनेक्शंस इन अ ग्राफ, इन चीज़ों को लेते हैं। इमेजिन यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू वांट टू डिवाइड देम इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फ्रेंडशिप। हाँ,
तो इसमें इस तरह के क्लस्टर बनते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे पास लोगों के ग्रुप हैं और तुम उनकी फ्रेंडशिप के बेसिस पे ग्रुप बनाना चाहते हो। तो तुम क्लास के सभी बच्चों से बात करते हो मगर तुम्हारा खास ग्रुप जो है तुम 4 जनों का है या तुम 12 जनों का है। तो ये सब क्या है, क्लस्टर है। और स्पेक्ट्रल क्लस्टर वर्क बाय बिल्डिंग अ फ्रेंडशिप नेटवर्क, जहाँ पे ईच पर्सन इज रिप्रेजेंटेड एज अ नोड, हर एक आदमी एक नोड है। और स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेंडशिप डिटरमाइन द कनेक्शन बिटवीन देम। स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेंडशिप क्या बताएगा कि क्या कनेक्शन है उनमें। ठीक है, एक एग्जांपल है स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का, वो है नॉर्मलाइज कट एल्गोरिथम। ठीक है, क्वेश्चन में डिफाइन करा गया था, एग्जांपल देके समझाओ। तो नॉर्मलाइज कट एल्गोरिथम एक एग्जांपल है जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं सिमिलैरिटी ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ थ्योरी का यूज़ हो रहा है, तो सिमिलैरिटी ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डेटा पॉइंट एज नोड। ठीक है, और द एजेस बिटवीन नोड्स रिप्रेजेंट सिमिलैरिटी बिटवीन डेटा पॉइंट्स। एजेस सिमिलैरिटी बताते हैं। कॉमन मेथड फॉर डिफाइनिंग द सिमिलैरिटी में गॉसियन कर्नल और के नियरेस्ट नेबर्स आ जाता है। उसके बाद लैप्लेसियन मैट्रिक्स बनाते हैं, अब ये सिमिलैरिटी ग्राफ में काम आती है। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन होता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है, फिर क्लस्टरिंग होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रल क्लस्टर ऑफर एडवांटेज इन हैंडलिंग नॉन लीनियर डेटा। तो नॉन लीनियर डेटा में स्पेक्ट्रल क्लस्टर का यूज़ होता है एंड डिस्कवरिंग कॉम्प्लेक्स क्लस्टर that cannot be captured by traditional clustering algorithm based on decision measures। ठीक है, अच्छा बेलमैन इक्वेशन के बारे में बताओ रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। ये भी हम देख चुके हैं वैसे। बेलमैन इक्वेशन अभी यहाँ पे इक्वेशंस बना के अगर दिखाना चाहते हो दिखा लो। यहाँ थ्योरेटिकल लिखा है कि बेलमैन इक्वेशन आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट में दे एक्सप्रेस द वैल्यू बीइंग इन अ सर्टेन स्टेट बाय कंसीडरिंग द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। तो वो रिवॉर्ड के बेसिस पे वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एंड द फ्यूचर स्टेट्स दैट कैन बी रीच फ्रॉम इट। द इक्वेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर एन एजेंट टू मैक्सिमाइज इट्स लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। तो एक ऑप्टिमल पॉलिसी डिटरमाइन होती है जिससे कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो पाए, है ना। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको समझने के लिए मैं थोड़ा नीचे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बाय रिकर्सिवली अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन इमीडिएट रिवॉर्ड्स एंड द वैल्यूज ऑफ द नेक्स्ट स्टेट्स, बेलमैन इक्वेशन प्रोवाइड अ वे टू एस्टिमेट ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन एंड पॉलिसी इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को एस्टिमेट करते हैं। इसको इस तरह से समझो कि थिंक ऑफ बेलमैन इक्वेशन एज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, मैथ्स का एक फ्रेमवर्क है जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम की हेल्प कर रहा है कि कैसे बेस्ट डिसीजन ले पाए। इट इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच पॉसिबल एक्शन एट अ पर्टिकुलर स्टेज। तो जो जो एक्शन पॉसिबल था हमने उन सब की एस्टिमेट किया और कंसिडरिंग इमीडिएट रिवॉर्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड दैट कैन बी अचीव। तो अगला रिवॉर्ड आने वाला उसको तो एस्टिमेट कर रहे हैं, साथ में फ्यूचर में क्या रिवॉर्ड है। By repeatedly applying Bellman equation, intelligent system can gradually improve decision making and optimize its action to maximize long term rewards। तो ये कुछ इस तरह है कि चेस में जो अगले 4 कदम बाद क्या होने वाला है ये भी पता लगा के रखते हैं। की टर्मिनोलॉजीज एसवीएम में क्या क्या है। तो अगेन ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर का कि एसवीएम तो हम बता देंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है क्लासिफिकेशन के काम आती है, मगर की टर्मिनोलॉजीज पूछा है। ठीक है, तो जनरली पेपर में नंबर कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम एसवीएम की कहानी लिख के आ जाते हैं कि ये ग्राफ हो गया, यहाँ से हाइपर प्लेन हो गया, ये ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, मगर पूछा जो है वो उसका जवाब देना भूल जाते हैं या कम टर्म्स लिखते हैं। तो पहले सपोर्ट वेक्टर्स, तो ये डेटा पॉइंट्स को कहते हैं दैट लाई क्लोजेस्ट टू द डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, तो डिसीजन बाउंड्री के पास में जो होते हैं वो सपोर्ट वेक्टर होते हैं। फिर है हाइपर प्लेन, ये इट इज़ अ डिसीजन बाउंड्री दैट सेपरेट डिफरेंट क्लासेज इन अ डेटा। ठीक है, तो ये सेपरेट करती है डेटा को। कर्नल फंक्शन है, दिस फंक्शन ट्रांसफॉर्म द इनपुट डेटा इनटू हायर डायमेंशन allowing SVM to find a non-linear decision boundary। फिर है मार्जिन, region between support vector and decision boundary। SVM aim to maximize the margin to improve generalization। मार्जिन बढ़ाया जाता है कि जनरलाइजेशन हो सके। सॉफ्ट मार्जिन allows of some misclassification errors by allowing data points to be inside of margin or the wrong side of the decision margin। ठीक है, तो ये कुछ मिसक्लासिफिकेशन एरर्स को अलाउ करता है, सॉफ्ट मार्जिन कहते हैं इसको। फिर है सी पैरामीटर, ये कंट्रोल करता है ट्रेड ऑफ, मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन एंड मिनिमाइजिंग मिस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एरर क्या होते हैं, ये एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट आए थे। तो क्लासिफिकेशन एरर आर द मिस्टेक्स मेड बाय क्लासिफिकेशन मॉडल इन असाइनिंग लेबल्स। ठीक है, दे आर 2 टाइप। याद करो मैंने जो मशीन लर्निंग के देख लेना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट देखना, उसमें कुछ एक टाइप की सीनरी जैसी बना रखी है। उसमें अभी मैंने ये समझाया भी हुआ है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव किस तरह से क्लासीफाई करते हैं एरर्स को। अच्छे से समझ जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट अकर्स व्हेन अ डेटा पॉइंट इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू अ पॉजिटिव क्लास व्हेन इट एक्चुअली बिलोंग टू नेगेटिव क्लास, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, कि हमने इनकरेक्टली क्लासीफाई कर दिया कि वो पॉजिटिव को बिलोंग करता है, मगर फॉल्स मतलब गलती से, क्योंकि वो एक्चुअली बिलोंग करता है नेगेटिव क्लास को। सेम गोज टू फॉल्स नेगेटिव।
कि हमने इनकरेक्टली क्लासीफाई कर दिया कि वो नेगेटिव क्लास में बिलोंग करता है, मगर वो एक्चुअली बिलोंग करता है पॉजिटिव क्लास में, इसलिए फॉल्स नेगेटिव। आया समझ में? ये नहीं आया तो देख लो, मैंने अच्छे से समझा रखा है किस में, पार्ट 3 में, मशीन लर्निंग का प्रिपरेशन ऐसे करके कुछ बनाया है। क्लासिफिकेशन एरर कैन हैव डिफरेंट इम्प्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, इन सम केसेस फॉल्स पॉजिटिव मे बी मोर एक्सेप्टेबल, है ना? हाँ, और ये फॉल्स नेगेटिव में हैव मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। अच्छा, एनी 2 बोला था, 6.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, मैंने 4 पे कर दिया है, ठीक है, जिससे कि तुम्हें चूज़ करने में आसानी हो, या पेपर में कोई और आए तो तुम 2 का तो एटलीस्ट कर ही लो। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसको बोल्ड करना भूल गया, मगर तुम समझ गए होगे, इमेज और स्पीच रिकॉग्नाइज करेगा। एनएलपी पढ़ लेना, ठीक है, लिंक तो दे दूंगा। एनएलपी में काम आता है, रिकमेंडेटर सिस्टम में काम आता है, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोनोमस व्हीकल, ये टर्म्स याद रख लो कि किन के बारे में लिखना है। टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग, टीडी, टीडी इज़ अ reinforcement learning technique that combine elements of dynamic programming and MC method बोलेंगे, Monte Carlo method. It allows an agent to learn from experience by updating value estimates based on difference between expected and observed outcome. तो खुद से जो सीखता है उसके क्या करता है, अलाउ करता है वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने में। टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग इज अ लर्निंग टेक्निक दैट अलाउ अ लर्निंग सिस्टम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड डायनामिक एनवायरनमेंट विदाउट नीडिंग अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। जो इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, मगर उस केस में भी हम लर्निंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग। ये कंबाइन करती है आइडियाज़ फ्रॉम डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड मॉन्टे कार्लो मेथड, ठीक है, अगेन लिख दिया है इसको थोड़ा बेटर करके, टू अपडेट वैल्यूज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड रिवॉर्ड, ठीक है। टी डी लर्निंग बेस्ड ऑन लर्निंग सिस्टम टू मेक एडजस्टमेंट इन रियल टाइम एज इट इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट, तो इंटरैक्ट करेगी इन्वायरमेंट में डायनेमिक, तो रियल टाइम अपडेट होना चाहिए, तो टी डी लर्निंग एल्गोरिदम। अब ये ऑब्जर्व रिवॉर्ड, अपडेट इट्स वैल्यू, एस्टिमेट बेस्ड ऑन लर्निंग रेट, ये कुछ एरर्स के बेस पे ये एल्गोरिदम काम कर रही है। एडवांटेज क्या है, इट एनेबल्स लर्निंग फ्रॉम इनकम्प्लीट एपिसोड, ठीक है, एंड दैट रिक्वायर्ड कंप्लीट एपिसोड्स। तो शुरू करते हैं नथिंग से और फिर करते हैं कंप्लीट। TD0 TD लैम्डा, एक TD0 एक 1 स्टेप TD लर्निंग एल्गोरिदम है जो अपडेट करती है वैल्यू एस्टिमेशन को, ठीक है, बेस्ड ऑन इमीडिएट रिवॉर्ड के लिए, एंड वैल्यू एस्टिमेट ऑन द नेक्स्ट स्टेट, तो अगले स्टेट में क्या वैल्यू आएगी। TD लैम्डा एक मल्टी स्टेप TD लर्निंग एल्गोरिदम है जो कंसिडर करती है मल्टीपल फ्यूचर स्टेप्स, जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है। TD0 यानी इमीडिएट रिवॉर्ड की बात है, TD लैम्डा यानी आगे जो लैम्डा स्टेप्स हैं उनकी बात हो रही है। एलिजिबल ट्रेसेस, TD लैम्डा यूटिलाइज एलिजिबल ट्रेसेस टू असेस क्रेडिट्स, असाइन क्रेडिट टू मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है, क्रेडिट्स असाइन करते हैं कि इतने क्रेडिट्स इस स्टेट पे हैं, यानी कितना इंपॉर्टेंस रखती है, और डिलेड रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन के लिए। फिर एच एम एम के बारे में पढ़े हैं हम, तो एक बार दोबारा देख लो क्योंकि क्वेश्चन आया। तो हम आगे से क्या करेंगे कि जैसे 2017 अभी हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया है, और 18 में क्या करेंगे, जो 17 में हो चुका है वो 18 में नहीं करेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार ध्यान से देख लो और सीक्वेंस में देखना। हिडन मार्कोव मॉडल इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज टू मॉडल सीक्वेंशियल डेटा विद हिडन स्टेट, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, हम इस मॉडल में सीक्वेंस डेटा को हिडन स्टेट से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इट इज़ वाइडली एप्लीकेबल इन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, इन सब में काम आता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी। HMM इज़ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट पैटर्न्स इन सीक्वेंशियल डेटा। दोबारा से लिखा है कि इमेजिन करो कि एक सिस्टम जहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ आउटकम, बट डोंट नो द अंडरलाइंग प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या लग रहा है ये नहीं पता कि जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, मगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। HMM हेल्प्स टू अनकवर द हिडन स्टेट, तो HMM क्या हेल्प करता है कि वो हिडन क्या स्टेट है जो आउटकम को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इट अज्यूम द ऑब्जर्व डेटा डिपेंड ऑन सीरीज ऑफ हिडन स्टेट एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन दी स्टेट आर गवर्न बाय प्रोबेबिलिटीज, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रांजेक्शन गवर्न होती है। बाय एनालाइजिंग द ऑब्जर्व डेटा, HMM हेल्प इन इन्फर्निंग द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट एंड अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग पैटर्न इन द डेटा, तो क्या सीक्वेंस होगा हिडन स्टेट का, क्या पैटर्न लग रहा है, इन सबको पता लगाने में हेल्प करती है। कंपोनेंट क्या है HMM के, देखो, HMM कंसिस्ट करती है हिडन स्टेट्स, ऑब्जर्वेबल सिंबल्स एमिटेड बाय ईच स्टेट, ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स और इमेजिन प्रोबेबिलिटी और हर स्टेट की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम। फॉरवर्ड एल्गोरिदम कंप्यूट करती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल गिवन द मॉडल, और बैकवर्ड एल्गोरिदम क्या कंप्यूट करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट एट अ गिवन टाइम गिवन द ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस। तो हमें सीक्वेंस के बेस पे गिवन क्या है, हमें फॉरवर्ड में ऐसे मॉडल सिंबल्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स गिवन द मॉडल, ठीक है, मॉडल दे रखा है, और हम यहाँ पे
बैकवर्ड में ऑब्जर्व सीक्वेंस को गिवन दे रखा है और हमें पता लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ पर्टिकुलर स्टेट। फिर वर्ड बी एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट। ठीक है, क्या सीक्वेंस रहेगा। अब ये डायनामिक प्रोग्रामिंग को एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है। लर्निंग एचएमएम क्या है, बाउम वेल्च एल्गोरिथम ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिथम, जो हम देख चुके हैं, मॉडल को एडजस्ट करती है, मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग डेटा। डी पार्ट आया था वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन पे बताओ। तो वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक है यूज इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, टू एस्टिमेट द वैल्यू फंक्शन ऑफ स्टेट और स्टेट एक्शन पेयर। तो ये एम्प्लॉय करते हैं व्हेन द स्टेट और एक्शन स्पेस इज लार्ज एंड एक्सप्रेसिड वैल्यू रिप्रेजेंटेशन बिकम इम्प्रैक्टिकल। तो वैल्यू फंक्शन एल्गोरिथम क्या है, एक टेक्निक है, पहले तो ये याद रखो, रीइंफोर्समेंट में लगती है, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट स्टेट और स्टेट एक्शन पेयर्स। ये मैंने दोबारा लाइन लिखी है, इसको ऐसे समझो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड को हर स्टेट में और एक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। Instead of explicitly calculating the value of every state, value function approximation use mathematical model, न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करके प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा को ऑब्जर्व करके। तो दिस अप्रॉक्सीमेशन हेल्प्स इन एफिशिएंटली डीलिंग विद लार्ज स्टेट स्पेस एंड इनेबलिंग लर्निंग सिस्टम। अब इसके अंदर आता है फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर्स। वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन यूटिलाइज फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर, जैसे लीनियर मॉडल, न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन ट्री की वैल्यू फंक्शन को एस्टिमेट कर सके। ठीक है, दीज अप्रॉक्सीमेशन टेक इनपुट फीचर्स एंड लर्न टू प्रेडिक्ट वैल्यूज ऑफ स्टेट और स्टेट एक्शन पेयर। फिर आता है जनरलाइजेशन। अब वैल्यू फंक्शन जनरलाइजेशन का यूज़ करते हैं सिमिलर स्टेट्स में। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ सेपरेट वैल्यू, हम जनरलाइज कर देते हैं अनसीन स्टेट बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़। ऑप्टिमाइजेशन करना, द फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर्स आर ट्रेंड यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम की ग्रेडियंट डिसेंडेंट लगा दिया या stochastic gradient descendant। द गोल इज़ टू मिनिमाइज द एरर बिटवीन प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। ठीक है, हमें मिनिमाइज करना है एरर को। ट्रेड ऑफ वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ बिटवीन अप्रॉक्सीमेशन एक्यूरेसी एंड कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ चलता है। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर एंड बैलेंसिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इज क्रूशियल टू अचीव गुड परफॉर्मेंस। तो हमें जो बेटर लगेगा उसके बीच में ट्रेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस कर सके कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। तो यही था हमारे, इन चारों में से किसी दो का नोट लिखना था, जो भी तुम्हें बेटर लगे वो लिख लेना। ये था हमारा 2017 का पेपर। होप तुम्हें समझ में आया।